प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 2023 में आया हुआ जो पेपर है 324 AZ, उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम करेंगे बच्चों, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं, आपने पीछे के पार्ट को पूरा नहीं देखा है या आपने वो देखे ही नहीं है, तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, है ना। हमारे पास क क्वेश्चन है और ख क्वेश्चन है, इन दोनों में से हमें पेपर में एक क्वेश्चन करना है। और बच्चों ये दोनों क्वेश्चन 8-8 नंबर के हैं, इनमें से हमें कोई एक करना है। और बच्चों इनमें से आप कोई एक जब चूज़ करोगे तो बड़ी ध्यान से चूज़ करना, जो आपको अच्छे से आता हो आप उसी को चूज़ करना, ठीक है ना, क्योंकि 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें इसने दो वेक्टर दिए हैं और हमें उनमें क्या करना है, हमें उनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है ना। एक वेक्टर क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप और प्लस लेमडा, ये दिया है इसने आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है। और इसकी जो है इसने दूसरा वेक्टर दिया है और करके, दूसरा वेक्टर दिया है और करके 4i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये बच्चे दो वेक्टर दिए हैं, हम क्या करेंगे, इनको कंपेयरिंग कर लेंगे। इसकी कंपेयरिंग करेंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1 से, और इसकी कंपेयरिंग करेंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b वेक्टर से, ठीक है ना। हम कहेंगे दिए हुए वेक्टर की तुलना, दिए हुए सदिशों की तुलना, वेक्टर सदिश है ना, सदिशों की तुलना, तुलना आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा b1 और या तथा आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2 से करने पर, से करने पर। अब जो ये आपके पास पहला वेक्टर था, इसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे तो a1 वेक्टर की जगह ये आ जाएगा और b1 वेक्टर की जगह ये आ जाएगा। बस अब हमें ये लिखने हैं। इसी तरीके से a2 वेक्टर की जगह ये आ जाएगा और b2 वेक्टर की जगह ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये a1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और b1 क्या आ जाएगा, b1 आ जाएगा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप और a2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये पूरा वेक्टर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप और b2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो आप इसमें जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं स्टेप बढ़ा देना, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन अच्छा से लंबा सा लगे, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और छोटे से ही पार्ट में हो जाता है, जल्दी से हो जाएगा, है ना। तो आप कोशिश करना एक भी इसका स्टेप आपसे छूटे ना, ठीक है ना। सारे स्टेप इसके लिखना आप अच्छे से, ताकि ये बड़ा सा लगे, है ना। एग्जामिनर पे इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला, बच्चों आपको पता ही होगा क्या है। उसमें हमें b1 क्रॉस b2 की जरूरत पड़ती है और a2 माइनस a1 की। तो हम क्या करते हैं, पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2 ये दोनों वेक्टर हैं, ये वेक्टर हैं सब, ठीक है ना। क्रॉस कैसे निकालते हैं, सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, आई जे के को हम सारणिक में रखते हैं और किसका निकालें हम, इन दोनों का b1 b2 का। तो इसके मल्टीपल इसके नीचे 1 माइनस 3 और 2, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 और 2, फिर b2 के मल्टीपल 2 3 और 1, 2 3 और 1 यहाँ पे रख दीजिए। बस इसको अब सोल्व कर दीजिए, आप सारणिक का प्रसार कर दीजिए। सारणिक का प्रसार करने के लिए बस पहली रो के सापेक्ष कर दीजिए। आई वेक्टर ये आएगा, फिर ये गया, इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो, ये जो चार बचे इनका सारणिक बना लो यहीं कहीं। अब इनको सॉल्व करो, -3 सारणिक को जैसे सॉल्व करते हैं, -3 और -3 दूनी 6, माइनस फॉर्मूले का, और 3 दूनी 6, तो -3 और -6 -9। ऐसे ही अब माइनस फॉर्मूले का जे कैप आ जाएगा, बीच वाली टर्म ये वाली। अब इससे जुड़ी रो छोड़ दीजिए और इससे जुड़ा कॉलम छोड़ दीजिए। जो ये चार एलिमेंट बचे इनका यहीं कहीं सारणिक बना दीजिए। अब सारणिक को सॉल्व करिए, एक ही कम एक, माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। फिर प्लस ये के कैप लगा दीजिए, ये वाला, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसकी रो इसका कॉलम, बचे 4 का सारणिक, 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6 और ये भी माइनस के, तो प्लस के 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -9 आई कैप
4 एक में से 4 गया -3, माइनस माइनस प्लस 3, 3 जे कैप, 6 3 9 प्लस के 9 के कैप। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया B1 क्रॉस B2। अब हमें उसमें जरूरत पड़ती है A2 माइनस A1 की भी, तो हम A2 माइनस A1 भी फाइंड कर लेते हैं। A2 माइनस A1 क्या होगा, देखिए A2 मेरे पास ये है 4i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप। ये मेरे पास A2 है, माइनस ये A1 है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये मेरे पास क्या है, A1 है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। देखिए 4i माइनस आई कितने बचेंगे, 3i कैप, 5j माइनस 2j, तो कितने बचेंगे, 5j में से 2j गए, बचे 3j, 6k माइनस 3k, तो बचे कितने, 3k, यानी 3i 3j 3k। ये हो गया अपने पास A2 माइनस A1। तो बच्चों हमारे पास न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या है, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला ये है। अब हम कहेंगे दिए गए सदिशों के, दिए गए सदिशों की, दिए गए सदिशों की बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी देखिए होती है कि B1 क्रॉस B2 आपने निकाल लिया हो और उसका डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ हो, ठीक है, अपॉन B1 B2 का परिमाण जो भी हो वो यहाँ रख दीजिए, ये ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज रख देंगे वापस। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या है, पूरी ये वेक्टर है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो पहले आप इसी को लिख दीजिए पूरे को, कोई बात नहीं, माइनस के 9i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 9k कैप, ये आ गया। इसको ब्रैकेट में बंद करो, डॉट प्रोडक्ट लगाओ। अब A2 माइनस A1 लिख दो, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, अपॉन ये क्या आ जाएगा, B1 क्रॉस B2 का परिमाण। परिमाण कैसे निकलता है, i के मल्टीपल का स्क्वायर। B1 क्रॉस B2 पर जाओ, B1 क्रॉस B2 ये तो है, इसके i के मल्टीपल का स्क्वायर यानी माइनस के 9 का स्क्वायर, फिर j के मल्टीपल का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, मल्टीपल यानी गुणांक का, ठीक है ना, और k के गुणांक का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये मोड़ लग जाएगा, यानी दूरी है इसलिए धनात्मक ही चाहिए हमें, इसलिए हम मोड़ लगाते हैं इसमें। अब देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा डॉट प्रोडक्ट में, तो i की i में होगी, j की j में होगी और k की k में होगी, तब 1 आएगा। और जब i की बाकी सब में होती है तो 0 आता है, इसलिए उन्हें हम लिखते नहीं, है ना। तो i डॉट i 1 हो जाएगा, इनके मल्टीपल की हो जाएगी माइनस के 9 तिया 27, फिर j के मल्टीपल के साथ प्लस के 3 तिया 9, फिर k के मल्टीपल के साथ प्लस 9 तिया 27, ये हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट, अपॉन अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 81, ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा, ये भी 81, ठीक है ना बच्चों। देखिए अब आगे ये हो जाएगा आपका मोड, ठीक है। अब देखिए ये 27 से 27 कैंसिल आउट, पूरा का पूरा प्लस माइनस है, बचेगा क्या, ये बचेगा आपका 9 बटे अंडर रूट, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2 और 9 11 का 1 हासिल को 1, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 171, 171। अब 171 को रूट से जब हम बाहर करेंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 3√9 आएगा या 19 आएगा, आई थिंक 19 आएगा, देख लेते हैं, 171 का करते हैं, है ना। ये आएगा 3 पंजे 15 और 2 इधर, 3 सते 21, फिर 3 एकम 3, 3 नम 27, 19 आएगा, है ना, ये जोड़ा बाहर, तो 3√19 आ जाएगा। 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 तिया 9, बचेगा क्या 3 अपॉन के अंडर रूट 19। क्योंकि ये पॉजिटिव ऑलरेडी है तो हम मोड हटा भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद लिख देना आप इकाई, है ना, इकाई लिख देना, क्योंकि ये दूरी है, अब दूरी की कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी ना, तो हम इसलिए हमने इकाई लिख दिया यहाँ, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये 8 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। यानी हमें शंकु का महत्तम आयतन जो दिखाना है वो गोले के आयतन का 8/27 दिखाना है, ठीक है ना। चलते हैं, शुरू करते हैं 7वें का ख पाठ। देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक जो है आप एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक वर्त बना लिया, ठीक है। अब इस वर्त के अंदर हम क्या करेंगे, इस वर्त के अंदर हम एक शंकु बना लेंगे, क्योंकि उसने शंकु कहा है कि गोले के अंतर्गत शंकु का आयतन, तो हम क्या करेंगे एक शंकु बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा
शंकु बन गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये मान लीजिए इसका ये सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ से मेरे पास एक डिस्टेंस आएगी ऐसे करके यहाँ तक, और ये जो है ये आपकी रेडियस है, इसकी शंकु की रेडियस है, ये शंकु की रेडियस है। हम इसको नाम दे देते हैं कि ये नाम इसका ए है, इसका ये बी है, ये सी है, और इसको हम बीच वाले को कह देते हैं कि ये डी है, और ये ओ कह देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हमने मान लिया कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो आर है। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, माना हमने इस सर्कल की रेडियस आर मान ली, तो वो क्या होगी, ओ ए होगी, ओ ए। तो ओ ए बराबर हमने क्या मान ली, कैपिटल आर, सर्कल की रेडियस, बड़े सर्कल की। तो ये तो हो गया आर यहाँ तक। अब ये जो हमने ओडी मान लिया, ओडी इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको ओडी को मान लेते हैं एक्स। ये जो छोटी सी है ओ से डी तक, ये ओ है आपका, ये डी है। ठीक है ना, ये आपका डी है। अब देखिए अगर ये आर है कैपिटल आपके पास, तो ये भी आर ही होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये भी इसकी क्या है, ये भी रेडियस ही है। ओ ए भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, तो ये भी आर ही होगी, कैपिटल आर है ना। तो इसका मतलब इसी के बराबर क्या है आपका, ये ओ सी है, इसी के बराबर ओ सी है। और इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर, जो इस शंकु की त्रिज्या है डी सी सी डी, उसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है ना। और बच्चों शंकु की हाइट जो है वो हम मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं, एच। शंकु की हाइट एच मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक एच है। अब देखिए इसकी हाइट जो होगी ये एच, वो यही तो होगी ओ डी पूरी, सॉरी ए डी, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगी, एच इक्वल्स टू एक्स प्लस आर आ जाएगा, एच इक्वल्स टू एक्स प्लस आर। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एच बराबर एक्स प्लस आर है, सॉरी बड़े वाला आर है ना, एक्स प्लस आर है। ये हमने बात लिख दी। और दूसरी बात, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में चलूँ, छोटे वाले में, ट्राइंगल ओ सी डी में, यहीं पे देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी डी, इन ट्राइंगल ओ सी डी में हम क्या करेंगे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। और ये है अपने पास कैपिटल आर स्क्वायर, ये है अपने पास एक्स स्क्वायर, ये है अपने पास स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी किसमें, आयतन में। ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं, वी नाउ दैट हम ये जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो हम लिखेंगे कि शंकु का आयतन हम जानते हैं, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, v इक्वल्स टू 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाली, ये आ गई हमारी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये h जो है, h क्या आ जाएगा, x प्लस आर। तो आप इसको लिख दो x प्लस आर। अब हमारे पास ये एक तो x आ गया और एक r आ गया। ठीक है ना। अब ये जो r है ये तो यहाँ पे है कांस्टेंट, हम क्या ये जो होगा ये सिर्फ x के रिस्पेक्ट में चलेगा, इसमें वेरिएबल सिर्फ x है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना। इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, dw/r2x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको निकालते हैं। ये क्या आ जाएगा, dv/dx। तो ये तो कांस्टेंट है 1/3 पाई, ये बाहर रहेगा, अंदर चलते हैं। फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहला जो का तू, दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन होगा तो r तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस अब की बार दूसरा जो का तुम x प्लस आर, पहले का अवकलन करेंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस के 2x। ठीक है, अवकलन कर दिया। अब देखिए ये हुआ 1/3 पाई, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 2x स्क्वायर और माइनस के 2x आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 और 1 कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास 2xr। ठीक है ना, ये आ गया। अब ये जो आ गई आपके पास इक्वेशन, इसमें आप इसके फैक्टर करो, आराम से हो जाएंगे इसके फैक्टर। कैसे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आप जैसे करते हैं, ये फिलहाल आपके पास आर स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के आप कर लो। ये जो x है इसको आप
एज अ कांस्टेंट मान करके इसके फैक्टर करो, तो यहाँ पे जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर में मान के चलो इसको, आर में, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस के 2xr और माइनस के 3x स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और माइनस करके ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 2 आए, है ना, तो देखिए ये भी आसान है, 1/3 पाई, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं माइनस के एक्स आर और माइनस के एक्स आर, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी बच्चों यहाँ पर 3 आएगा, 3, ये 3 एक्स आर हो जाएगा और प्लस के एक्स आर हो जाएगा, और देखिए माइनस के 3 आर और 3 एक्स आर और प्लस के एक्स आर, माइनस के 2 एक्स आर बचेंगे और माइनस के 3x स्क्वायर, ये एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई, अब इसमें से आप कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे, आर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा आर माइनस के 3x, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस के एक्स आर कॉमन ले सकते हैं, है ना, एक्स कॉमन ले सकते हैं, सॉरी आर भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका आर माइनस के 3x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1/3 पाई आर माइनस 3x, इन दोनों में कॉमन है तो आर माइनस 3x कॉमन लिया, और यहाँ बचा आपके पास आर प्लस एक्स, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका dv अपॉन dx हमने निकाल दिया, ठीक है ना। अब जब आपका एक फंक्शन पूरा हो जाए, ये आपका एक अवकलन पूरा हो जाए, तो आपको क्या करना होता है, इसमें अवकलन को जीरो रखना होता है, पहले अवकलन को, तो क्या होगा dv अपॉन dx को जीरो रखने पर, dv अपॉन dx को बराबर जीरो रखने पर, तो जब आप इसको जीरो रखेंगे तो आ जाएगा 1/3 पाई, यह आ जाएगा r माइनस 3x इंटू में r प्लस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो आपका, ठीक है। अब जब ये जीरो सारा जीरो में चला जाएगा, जीरो के अपॉन में जाएगा तो जीरो हो जाएगा, बचेंगे ये दो फैक्टर, इनको अलग अलग जीरो के बराबर रख दीजिए, तो r माइनस 3x इक्वल्स टू जीरो आएगा और r प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर गया r/3 आ जाएगी x की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के r। अब बच्चों x की वैल्यू माइनस के r तो हो नहीं सकती, क्योंकि x क्या है, एक डिस्टेंस ली थी हमने वहाँ पे, है ना, एक डिस्टेंस ली थी। अब जब भी डिस्टेंस लेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगी ही, माइनस में तो नहीं होगी, तो डिस्टेंस तो माइनस में होती नहीं, तो हम ये नहीं लेंगे, इसको लेंगे, यानी x इक्वल्स टू r/3 होगा, ठीक है। अब x इक्वल्स टू r/3 हो गया। अब आप x की वैल्यू निकालने के बाद d2v निकालो, यानी फंक्शन का दूसरा अवकलन निकालो, दोबारा d2v अपॉन dx स्क्वायर, ये फाइंड करेंगे, तो हम करते हैं 1/3 पाई, ये क्या हो जाएगा, दो फंक्शन फिर से हैं, अब इनका हम क्या करेंगे, इनको हम, ये जो है आपके पास r माइनस 3x और r प्लस एक्स, दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन का दोबारा सा डिफरेंशिएशन इसमें लगेगा, तो हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज r माइनस 3x, दूसरे फंक्शन का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, r का 0 x का 1 प्लस r प्लस एक्स एज इट इज जो कहता हूँ। अब r माइनस 3x का करेंगे, ये 0 हो जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, ये आ जाएगा आपके पास 1/3 पाई, 1/3 पाई बचेगा r माइनस 3x, और ये बचेगा माइनस के 3r और माइनस के 3x, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/3 पाई r माइनस माइनस के 3x माइनस के 3x माइनस के 6x और माइनस के 3r, सॉरी r को इसमें भी हम सॉल्व कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर हमने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया ना अपने पास। अब इसको हम रख लेते हैं d2v अपॉन dx स्क्वायर, d2v अपॉन dx स्क्वायर, और ये रख लेते हैं हम, इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर r/3 पर हम ये चेक करेंगे d2v अपॉन dx स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पे हम x की वैल्यू बस r/3 रख देंगे, माइनस 6 इंटू r/3 माइनस के 3r हो जाएगा। अब 3 से 3 6 कटेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 1/3 पाई, ये हो जाएगा आपका r माइनस 2r माइनस 3r, कितना हो जाएगा, माइनस के 5r और प्लस का 1r, तो माइनस के 4r, यानी माइनस के 4r/3 और इंटू में पाई भी है। ओवरऑल देखिए ये निगेटिव है, यानी लेस देन टू जीरो है, अगर लेस देन टू जीरो है यानी ऋणात्मक है, ऋणात्मक, अगर ये ऋणात्मक है तो हम क्या, तो हम ये कहेंगे कि x बराबर r/3 पर जो x बराबर r/3 पर जो हमारा आयतन होगा वो महत्तम होगा, ठीक है ना, शंकु का आयतन महत्तम होगा, अतः शंकु का आयतन, x बराबर r/3 पर महत्तम
है, ठीक है ना। अगर ये ऋणात्मक आता है तो महत्तम होगा और धनात्मक आता है तो ये निम्नतम होगा, है ना, निम्नतम होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वो महत्तम मान निकालेंगे, ठीक है ना। महत्तम मान कैसे निकालते हैं, बस ये वैल्यू आप फंक्शन में रख दीजिए। फंक्शन हमारा क्या था, हमारा फंक्शन ये था तब समीकरण एक से समीकरण एक आपकी ये थी v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यही रख देंगे आर स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इंटू में था आपका आर प्लस के एक्स या एक्स प्लस के आर, तो एक्स की वैल्यू हमने रख दी आर प्लस आर, ठीक है ना। ये r/3 प्लस आर, ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है ना। ये समीकरण एक है, इसमें हमने x बराबर r/3 रख दिया। अब देखिए v बराबर ये हो जाएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 9, और ये हो जाएगा आपका 3r और एक 4r/3, 4r/3। अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई 9 स्क्वायर माइनस 1r स्क्वायर, कितने बचेंगे 8r स्क्वायर बटे 9, और इंटू में आ जाएगा आपका 4r/3। तो देखिए बच्चों आपको क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि शंकु का आयतन जो है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है। अब सबसे पहले ये तो शंकु का आयतन इधर है ही, तो शंकु का आयतन तो इधर ही रखा हमने, शंकु का आयतन तो हमने इधर ही रखा। अब हम गोले का आयतन पहले 8/27 देख लेते हैं, हमारे पास है क्या 8/27, 9×27 हो गया, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं यहाँ। अब देखिए क्या हमारी बाकी टर्म जो बची वो क्या क्या बची, 4/3, 4/3 बच रहा है, 4/3 लिख लिया, पाई बच रहा है, पाई लिख लिया, आर स्क्वायर और इंटू आर क्यूब लिख लिया, ठीक है ना, ये हो गया। तो 8/27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया, ये तो है हमारा शंकु का आयतन, ये तो हो गया हमारा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और बराबर क्या आया आपके 8/27 भी आया, और इंटू में क्या आया आपका, इंटू में ये गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ये आ गया आपका गोले का आयतन, ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका गोले का आयतन। तो हमने ये कर दिया प्रूफ, ठीक है ना, हमने पहले महत्तम प्रूफ कर दिया और फिर उसके बाद दिखा दिया कि शंकु का आयतन जो है वो 8/27 है गोले के आयतन का, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रूफ बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। बच्चों इसमें थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, वही आपके पास एक खंड जो है, दो खंड है आपके पास इस क्वेश्चन में, एक ही एक और एक ही है। तो पहले और 8 नंबर के दोनों हैं, 8 नंबर के, आपको कोई एक करना है और 8 नंबर ले आने हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम करते हैं पहला ये 8वें का के, ठीक है, 8वें का के। बच्चों समीकरण निकाय दे रखा है उसने और उसको आव्यूह विधि से हल करना है, बहुत आसान है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये अपने पास है आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 11, और तीसरा है 3x प्लस के 2y माइनस 4z इक्वल्स टू -5, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू -3, ठीक है ना। तीन इक्वेशन आपके पास है। अब इन तीनों समीकरणों को आप ax बराबर b रूप में लिखने पर, है ना, लिख लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि ax इक्वल्स टू b रूप में लिखने पर समीकरणों को ax बराबर b रूप में लिखने पर, तो ax देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया पूरा a, 2 3 और 1, x वाले कोफिशिएंट यहाँ लिख दो, y वाले कोफिशिएंट यहाँ लिख दो, -3 2 और 1, z वाले कोफिशिएंट यहाँ लिख दो 5 -4 -2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, सॉरी यहाँ पे x लगाओ, x क्या है, जितने भी आपके पास ये वेरिएबल हैं x y z, ये यहाँ लिख दो x y z, इक्वल्स टू जो इधर है इक्वल के वो हो जाएगा आपका b, -5 -3, ठीक है। ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका b हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम निकालते हैं a का सारणिक सबसे पहले, क्योंकि हमें इसका इन्वर्स निकालना है। देखिए हमारे पास क्या है, ax बराबर b है। अब ax बराबर b, देखिए ax बराबर b है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी xy z की वैल्यू। तो ये a इधर पहुँचाना पड़ेगा, a जो है इधर पहुँचाना पड़ेगा, इधर कैसे जाएगा, ये a इन्वर्स जाएगा और इंटू में आएगा b, तो यानी इधर जाके इन्वर्स हो गया। अब आपको a का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, है ना, ये इक्वेशन मान लो 1 हो गई।
अब ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको ए का पहले सारणिक पता होना चाहिए कि क्या है। अगर ए का सारणिक 0 आया तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो ए का सारणिक 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम ए का सारणिक निकालते हैं, फाइंड करते हैं ए का सारणिक क्या होगा। 2 के इंटू में ये है 2 इंटू, अब 2 की रो 2 का कॉलम छोड़ करके इसको सॉल्व करो। माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस फॉर्मूले का 4 एकम 4, ये हो जाएगा प्लस के 4, माइनस के 3, अब माइनस 3 पहले से है, प्लस के 3 हो गया। इसकी रो इसका कॉलम खत्म, 3 दूनी 6 माइनस 6 और 4 एकम 4 प्लस 4, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का, प्लस 5। अब इसकी रो इसका कॉलम खत्म, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 4 में से 4 गई 0, प्लस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 4 माइनस के 2 और प्लस 5 इंटू 3 में से 2 गया 1, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0 0 माइनस 3 दूनी 6 और प्लस के 5, यानी आपका ये -1 आ गया। -1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है ना। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने ये ए यहाँ लिख दिया है। अब इसका हमें इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसके सहग गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, है ना। सहग गुणनखंड, तो ए के सहग गुणनखंड के लिए, ए के सहग गुणनखंड के लिए, सहग गुणनखंड के खंड के लिए, गुणनखंडज के लिए। अब देखिए बच्चों, हमें इसके सहग गुणनखंड कैसे निकलते हैं। सबसे पहले हमें A11 निकालना होगा, है ना। तो देखिए A11 ये है। अब इसका कैसे निकलता है, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, ये जो 4 बचे इनका सारणिक बना लीजिए, इनका सारणिक बना करके इनको सोल्व कीजिए। माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस लगा करके माइनस के 4 ये, तो प्लस 4 ये आ जाएगा, तो प्लस 4 ये आ जाएगा, माइनस के 4 और प्लस के 4, ये तो हो गया 0 आपका। चलते हैं A12 की तरफ, यानी तीसरा। अब अगर ये इनको जोड़ करके सम आ रहा है, कोई सम संख्या आ रही है, जैसे 2 और 1 3, 3 एक सम संख्या आ रही है, तो विषम संख्या आ रही है। अगर इनको जोड़ करके जैसे 2 और 1 3, तो 3 एक विषम संख्या आ रही है, तो ये माइनस में होएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ करके प्लस में आ रही सम संख्या आ रही है, तो ये पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। तो देखिए इसका सारणिक क्या होगा, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दीजिए, जो ये 4 बचे इनका सारणिक बना लीजिए, सोल्व कीजिए। माइनस की 3 दूनी 6 और माइनस फॉर्मूला लगा के रखे 4, तो 3 दूनी 6 माइनस 4, ये आ जाएगा 2, और पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा 2। अब चलते हैं A13 के पास। A13 क्या कहता है, पहली बात ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3 और 1 4 होते हैं, 4 सम संख्या है ना, पॉजिटिव आएगा। तो इसकी रो इसका कॉलम इसकी रो छोड़ दीजिए, बचे ये 4, इनका सारणिक बनाइए। 3 एकम 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, बहुत अच्छे। चलते हैं आगे, अब निकालते हैं A21 यानी दूसरे का पहला, ये इसका कॉलम इसकी रो खत्म, 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया 1। अब 2 और 1 3, इनको जोड़ करके विषम संख्या आ रही है, तो इसलिए माइनस। अब चलते हैं आगे, A22 ये तो पॉजिटिव आएगा, ये गया, इसका कॉलम इसकी रो, माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 9, ये माइनस के 9 आएगा। अगर यहाँ कोई विषम संख्या आती तो हम एक और लगा देते हैं माइनस, ये प्लस हो जाता, फिर ये आ जाएगा A23 क्या होगा। A23 देखिए ये वाला, इसका कॉलम इसकी रो, तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, तो 2 प्लस 3, ठीक है ना। 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 3 और 2 5 होते हैं, तो ये आएगा विषम यानी माइनस में। अब चलते हैं आगे, ये हो जाएगा आपका A31 क्या होगा, A31 आपका होगा, देखिए ये इसका कॉलम इसकी रो खत्म, 4 तिया 12 और माइनस के 5 दूनी 10, 4 तिया 12 प्लस हो जाएगा ना, माइनस के 5 दूनी 10, 12 माइनस 10 2 आ जाएगा, 3 और 1 4 होते हैं। अब A32 यानी तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ये इसका कॉलम इसकी रो खत्म, माइनस के 4 दूनी 8 और माइनस के 5 तिया 15, 15 और 8 23 हो गए, तो ये आ जाएगा 23। अब 3 और 2 5 होते हैं, तो माइनस के 23। A33 यानी लास्ट एलिमेंट, इसकी कॉलम इसका रो खत्म, 2 दूनी 4 और प्लस के 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 13, तो ये आ जाएगा आपका 13। यहाँ से अब क्या बनेगा, इनकी एक आव्यूह बन जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं, देखिए आगे। अब हम लिखेंगे ए के सहगुणनखंड से बना आव्यूह, ए के सहखंडों से बना आव्यूह, सहखंडों लिख दो चाहे सहगुणनखंड लिख दो, सहखंडों से बना आव्यूह, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम बी कह देंगे, है ना, बी आव्यूह है ये हो जाएगा आपका 0 -2। बच्चों ये जो -2 है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। अब ये दूसरा है ये वाला, तो इसका कॉलम इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, तो माइनस के 3 दूनी 6 माइनस के 6 और माइनस के 4 यानी प्लस के 4, माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस के 2 और 2 और 1 3, ये भी तो है ना, ये विषम है, इसलिए इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो आ जाएगा 0 2 1,
-1 -9 -5 और 2 -23 और 13, ये आ जाएगा आपका बी। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यह जाएगा आपका बी। हमें क्या करना है, इसका परिवर्ताव्य लेना है। जो एडजॉइंट ए बनेगा, एडजॉइंट ए क्या होता है, बी का परिवर्ताव्य यानी बी ट्रांसपोज यानी बी का परिवर्ताव्य। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो रो है वो कॉलम बना देंगे 0 2 1 -1 -9 -5 और यह आ जाएगा 2 -23 और यह आ जाएगा 13। ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। ये एडजॉइंट ए आपका आ गया। अब देखिए आगे हमें निकालना था ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 ए का सारणिक और इनटू में आता है एडजॉइंट ए, ठीक है ना। अब ए का सारणिक तो बच्चों माइनस में है, ये -1 ही तो है, बस -1 की हम डायरेक्ट एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इसमें हम माइनस करके लिख देंगे, 0 जो प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो ये प्लस हो गया, ये -2 आ जाएगा, ये भी -2 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा प्लस के और ये माइनस के 13 हो जाएगा। ये आपका ए इनवर्स आ गया, ठीक है ना बच्चों, ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना था, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हमारे पास था ए इनवर्स बी। ए इनवर्स अपने पास क्या है, 0 -2 -1 1 9 5 -2 23 -13, ये हो जाएगा आपका यहाँ, सॉरी देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0 1 -2, हमने बस ए इनवर्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देते हैं बी। बी अपने पास क्या था, बी अपने पास था 11 -5 और -3। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो की पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 11 में 0 हो जाएगा, 5 की माइनस में तो -5 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें -2 की 11 में करेंगे, माइनस के 22 आ जाएगा और 9 पंजे 45 माइनस के 45 आएगा और फिर 23 की करेंगे 3 में, माइनस के 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 69 आएगा। अब -1 की 11 में करेंगे, -11 आएगा, प्लस के -5 माइनस के 25 आएगा और माइनस के 13 की -3 में करेंगे, प्लस 13 तिया 39 आएगा। तो ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3, ठीक है ना बच्चों। और ये x जो है आपके पास XYZ है, ठीक है, ये आपके पास XYZ है। तो यानी यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई, y की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई और z की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई, x1 y2 z3, ठीक है। तो ये आपके पास कुल वैल्यूज़ आ गई सारी, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सिद्ध कीजिए कि ये है। बच्चों ये क्वेश्चन सेम जो है हमारा 324 AX कोड में आया था, जिसकी वीडियो हमने बना रखी है, मैंने ये वहाँ भी आपको करा रखा है, ठीक है ना। ये जो है ये क्वेश्चन हमने वहाँ भी करा रखा है 324 AX में, है ना, किसमें, 324 AX में, वहाँ भी मैंने करा रखा है, शायद पार्ट 2 में हो, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 2 खंड हैं, इसमें से ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपके पास ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 8-8 नंबर के, आपको उनमें से भी कोई एक ही करना है, ठीक है ना। आप बड़े ध्यान से चूज़ करना बच्चों, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है ये हमारे सिलेबस में है, हम इसको करते हैं 9वे का कै पार्ट, ठीक है ना, 9वे का कै पार्ट। तो देखिए बच्चों व्यवरोधों इतने के अंतर्गत 3 इक्वेशन इस असमीकाएं दे रखी है, 1 2 3, इन असमीकाओं के अंतर्गत z का न्यूनतमीकरण हमें करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारे पास ये 3 4x + y > 80 और x + 5y 3x + 2y > 150, 3 असमीकाएं उसने दे रखी हैं 1 2 3, ठीक है, 3 असमीकाएं उसने हमें दे रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, उसने ये भी दे रखा है कि x जो है वो > 0 है और y है वो भी > 0 है। इसको हम कुछ नहीं मानते, लेकिन इसने दे रखा है ये, इसका मतलब ये है कि जो हम ग्राफ बनाएंगे वो सिर्फ पॉजिटिव रीजन में होगा। यानी देखिए जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ऐसे हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये कह रहा है कि x भी 0 होना चाहिए, y भी 0 होना चाहिए। तो ऐसा केवल ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला, जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, यानी हमें ग्राफ सिर्फ इसी में बनाना है, ये इनके से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना। यहीं पे ग्राफ बनाना है, यहीं पे सोल्यूशन बनाना है उसका, यहीं पे हल दिखाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, तो समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x + y = 80
और x प्लस वाई 5y इक्वल्स टू 115 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 150। बस ये इक्वेशन हो गई। इसको आप फोर्थ इक्वेशन बना लीजिए, इसको आप फिफ्थ इक्वेशन बना लीजिए, इसको आप सिक्स्थ इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक एक इक्वेशन लीजिए और दोनों के लिए एक बार x की जीरो y की वैल्यू, एक बार y की जीरो पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है ना, जैसे कि पीछे भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप वहां से कर रहे होंगे और आपको वो समझ में भी आए होंगे। इस वजह से ये हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, तो आप पूरे स्टेप पीछे से देख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए हम करते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 से अब समीकरण 4 के लिए आपको एक टेबल बनानी है। ये टेबल कैसी होगी? ये टेबल ऐसी होगी। इसमें आप x और y के मान बताएंगे, एक x लगा दीजिए, एक y। जब हमने x0 रखा तो y की वैल्यू, x0 रखा तो y की वैल्यू 80 मिली इसमें से, समीकरण 4 में से। और जब y0 रखोगे तो x की वैल्यू 4 में चली जाएगी, तो आ जाएगा y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको एक पॉइंट मिला a, वो मिला 0,80 और एक पॉइंट मिला b, वो मिला 20,0। अब हमें ग्राफ में इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, तो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगली लाइन पर। समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 के लिए हम ये ऐसे ही टेबल बनाएंगे सेम। ये हो जाएगा आपका x, y। अब देखिए समीकरण 5 में आप x0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? y अपॉन में चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 आ जाएगा। और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 115 डायरेक्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिले, 0,23, इसको हम c कह देते हैं 0,23, और एक पॉइंट d मिला, वो मिला 115,0। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अब हम चलते हैं अगली इक्वेशन पर, समीकरण 6 से। समीकरण 6 से, समीकरण 6 क्या कहती है? देखिए ऐसे ही सेम इसमें भी टेबल बन जाएगी। ये x, y, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 75, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। ठीक है ना, अब यहाँ से भी आपको 2 पॉइंट मिले, एक को e कह दो 0,75, एक को f कह दो 50,0। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है ना, ग्राफ पे जो है हमें इनको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारी x एक्सिस हो गई, x एक्सिस, और ये हमारी y एक्सिस हो गई। ठीक है ना, ये हमारी y एक्सिस हो गई। तो बच्चों देखो हमारे पास जो पॉइंट थे, हमारे पास थोड़े बड़े बड़े से पॉइंट है ना, जैसे 80, 20, 23, 115 है ना, बड़े बड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 20-20 का डिफरेंस ले लेते हैं इनमें। ठीक है ना, 20-20 का डिफरेंस ले लेते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये स्केल है, अब स्केल में आपको ऐसे नाप करके इसमें 10 पॉइंट ले लीजिए। अब आपके पास तो कॉपी थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, उसमें आप बड़ा सा डायग्राम बना सकते हैं ऐसे। तो आप क्या करिए, इनमें आप 5-5 के भी ले सकते हैं और 10-10, इसको 10 बना लो, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, ऐसे करके। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 10-10 में बांट देता हूँ। ठीक है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है ना, या बल्कि 10-10 में नहीं, 20-20 में बांटते हैं इसको। ये 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100, ये 120। ठीक है ना, 20। अब देखिए ऐसे ही हम यहाँ पे ले लेंगे 20, 40, 60, और ये हो जाएगा आपका 80, 100, 120। ठीक है ना, इतने बहुत हैं, 6-6 पॉइंट। अब देखिए पहला जो पॉइंट था हमारा वो थे ये 0,80 और 20,0। तो इन दोनों को ढूंढ करके हमें मिलाने हैं। ठीक है ना, तो ए पॉइंट देखिए कहाँ मिलेगा, ये तो है आपका 20, ये है आपका 40, ये है आपका 60, ये है आपका 80, ये आपका 100, ये आपका 120। ऐसे ही यहाँ पे 20, ये हो गया 40, ये हो गया 80, ये हो गया, सॉरी ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100 और ये हो गया 120। अब देखिए 0,80 और 20,0 ये हमें मिलाना है। 0,80 कहाँ होगा, ये रहा 0,80, तो ए पॉइंट ये रहा। और 0,20 कहाँ है, 20,0 ये रहा, ये है आपका बी पॉइंट। तो आप इनको मिला दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इनको मिला देते हैं, ये इसको हम मिला देते हैं, देखिए ऐसे करके, और यहाँ से हम ये इसको मिला देंगे। दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं ज़रा, देखिए ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये हमारी जो लाइन हो गई, ये पहली लाइन हो गई। इसमें हम लिख देते हैं पहली लाइन, पहली इक्वेशन की इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 3y, 4x प्लस y इक्वल्स टू 80।
ठीक है बच्चों। अब देखिए ये सी और डी इनको मिला करके दूसरी इक्वेशन हमारी, ये जो समीकरण 5 है ये ड्रॉ हो जाएगी। समीकरण 4 तो ड्रॉ हो गई। अब समीकरण 5 0,23 और 115,0 ये देखते हैं। 0,23 जो बैठेगा वो 20 से हल्का सा ऊपर होगा, बस यहाँ हल्का सा ऊपर, बस हल्का सा ऊपर यहाँ ले लेते हैं 0,23। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया सी पॉइंट। और 115,0 115 कहाँ बैठेगा, 110, ये 100 है, ये 120 है, इनके बीच में 110 होगा। और 110 से हल्का सा ऊपर 115, यानी यहाँ पे होगा 115। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर डी। अब इन दोनों को मिला दीजिए पॉइंटों को, ठीक है ना। देखिए इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। एक पॉइंट अपने पास ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को हम मिला देते हैं। ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी आपकी दूसरी लाइन, ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी दूसरी लाइन। तो इसको हम कहेंगे समीकरण 5। ये है समीकरण 5 में लिख देता हूँ, आप इसमें इक्वेशन लिख देना पूरी, ठीक है ना। ये हो गई समीकरण 5। अब तीसरी के लिए चलते हैं। देखिए तीसरी क्या है, 0,75 और 50 0। 0,75 कहाँ मिलेगा, ये रहा। 60 और 80 के बीच में हो गया 70, और 70 और 80 के बीच में हो गया 75, यानी ये मिल गया यहाँ पर 75। 75 मिला यहाँ पर 0,75, यानी ये है आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका ई, ठीक है ना। और एफ होगा 50,0। 50,0 कहाँ मिलेगा, 40 और 60 के बीच में बिल्कुल 50 मिलेगा। तो यानी इन दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है। ये आपका जो पॉइंट है नीचे वाला, ये है एफ। तो यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं। देखिए ये हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये मिल गया यहाँ पे। अब जो होगा देखिए, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये है आपका एफ। एफ पॉइंट है 50,0। और ये जो समीकरण है ये है आपकी समीकरण नंबर 6, ठीक है ना, समीकरण नंबर 6। अब बच्चों आपको ये देखना है कि ये आएगा कहाँ, मतलब इसका सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा। देखिए पहले ये देखो कि ड्रॉ कहाँ होगा। अब देखिए पहली जो समीकरण थी हमारी, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये था, अगर मैं इसमें 0 0 रख दूं, एक्स और वाई की जगह 0 रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। यानी मैं कहूँगा कि मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर ये क्या हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ इसमें मैं 0,0 रखता हूँ यहाँ पे 0,0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। 180 नहीं, 80 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो गलत बात है, 0 तो 80 से छोटा होता है, जबकि ये बड़ा बता रहा है, तो ये बात हो गई गलत, यानी असत्य। अगर बात आई असत्य, तो उस लाइन के, कौन सी लाइन है ये वाली, ये वाली सबसे पहले वाली, ये समीकरण जो है ये 4 है ना, सबसे पहले वाली लाइन है ये वाली। तो इस लाइन के ओरिजिन से अपोजिट दूसरी साइड, यानी ये रहा आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु, मूल बिंदु से दूसरी साइड, तो ये तो हो गया मूल बिंदु की तरफ, और इस लाइन से ये हो गया मूल बिंदु की दूसरी तरफ, यानी इसके जो होगा, इसके होगा इधर की साइड ड्रॉ, इस लाइन के इधर की साइड, इधर की साइड, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन देखते हैं, ये वाली पांचवी, इसके। अब पांचवी जो थी इक्वेशन वो थी x + 5y, यहाँ भी 0 रख दिया, यहाँ भी 0 रख दिया, 0 हो गया सारा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 115 आएगा। ये भी असत्य आ गई बात, है ना। अगर ये बात भी असत्य आई, तो इसका मतलब इस लाइन के, जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के भी दूसरी साइड ड्रॉ होगा, यानी इस लाइन के भी ऊपर की साइड ड्रॉ होगा, ऐसे करके ऊपर, ऊपर की साइड, ठीक है। तीसरी लाइन देखिए, अगर मैं यहाँ भी 0 रख दूँ, यहाँ भी 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 150 आ जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 150, ये सही बात है, ये सत्य है। अगर ये बात सत्य आती है, तो इसका मतलब इस वाली लाइन के नीचे होगा। तीसरी लाइन कौन सी थी, ये वाली बची थी, तो इस लाइन के नीचे की साइड होगा, ऐसे यहाँ पे नीचे की साइड, इस लाइन से नीचे। अब ऐसा रीजन ढूंढना है जो इन तीनों से घिरा हुआ हो, इसके ऊपर हो, इसके नीचे हो, इसके भी ऊपर हो, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके ऊपर। तो यानी इसका मतलब ये वाला जो रीजन है अपना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आपका होगा हल, ठीक है। अब ये जो आकृति बनी, ये जो आकृति बनी, इसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट होंगे, कॉर्नर पॉइंट मतलब इसके शीर्ष बिंदु, कोने वाले शीर्ष बिंदु जितने भी बने, इन तीनों बिंदु पर हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है z की। जो उसने कहा है ना कि इसका न्यूनतम मान बताओ z का, z बराबर 6x + 3y, इसका न्यूनतम मान आपको बताना है। तो इसका मतलब इसका न्यूनतम मान इन्हीं 3 बिंदु पे देखना है हमें, ठीक है ना। तो ये 3 बिंदु निकालने पड़ेंगे। अब ये 3 बिंदु कैसे आएंगे, देखो जब आप इसको ग्राफ को सही से बनाओगे तो आपको ये क्लियरली दिख जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू। लेकिन अगर ग्राफ आपका सही से नहीं बना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है इसका सॉल्व करके निकाल लेना। ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण, ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही, तो प्रतिच्छेद कर रही, इसका मतलब इनको सॉल्व करके जो हल आएगा समीकरण 4 को, और इसका है समीकरण 5, समीकरण 4 और 5 को जो हल करके आएगा वो पॉइंट होगा यहाँ। हल करके मतलब जो x और y की वैल्यू आएगी वो यहाँ होगी। तो इनको हल करके जो आएगा वो बच्चों मैंने पहले से ही निकाल रखा है। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 15,20, ये 15,20 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, समीकरण
6 और समीकरण 5, समीकरण 5 और 6 को सॉल्व करने पे ये पॉइंट मिलेगा आपको 40,15, 40,15। और इन दोनों को यानी समीकरण 4 को और 6 को, 4 और 6 को सॉल्व करके ये जो पॉइंट मिलेगा ये वाला, ये पॉइंट क्या होगा आपका 2,72, 2,72, यानी 3 पॉइंट मिले। अब इन 3 पॉइंट पे आपको इसका मान देखना है। तो देखिए बच्चों, इन 3 पॉइंट पे इसका मान देखते हैं हम बस, z का न्यूनतम मान है ना। अब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसी, ये वाली टेबल बना लेते हैं एक, और इसमें हम सारे शीर्ष बिंदु रखेंगे, है ना। यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि शीर्ष बिंदु, हम कहेंगे इसको शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। तो देखिए बच्चों, शीर्ष बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं। एक तो है अपने पास एक तो है अपने पास 15,20, सबसे पहला ये वाला, ये वाला कोई से पहले लिख दो, कोई से बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको सारे लिखने हैं जितने भी इसके कॉर्नर पॉइंट है। 40,15, तीसरा 2,72, 2,72 आ गया। अब देखिए जेड बराबर आपके पास क्या है, 6x प्लस के 3y, ये क्वेश्चन में दे के रखेगा वो, ये वाला, ये लिख लिया यहाँ। अब x की जगह 15, y की जगह 20, ये आप इसमें रखते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ, ठीक है ना। 15 की वैल्यू x की जगह और 20 जो है वो y की जगह रखोगे तो ये सॉल्व करके आएगा 150, ये सॉल्व करके आएगा 285, ये सॉल्व करके आएगा 285, और ये सॉल्व करके आएगा जब आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 72 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 228। तो बच्चों देखिए, सबसे न्यूनतम मान ये है, ठीक है ना, न्यूनतम मान, ये न्यूनतम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, z का न्यूनतम मान, z का न्यूनतम मान 15,20 पर 150 है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड के साथ, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।